सवाल। जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी, इसका ये उदाहरण है। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनप्रेडिक्टेबल बयान की। सोचिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज उन्होंने फिर से एक बड़ा झूठ बोला मंच से। वो चुनावी रैली कर रहे हैं, उसके पहले उन्होंने आज एक कर्नाटक विधानसभा चुनाव का भी वीडियो दिखाऊंगा। खैर, राजनीति में सब चलता रहता है, लेकिन सोचिए 10 दिन पहले जो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि कांग्रेस को पिछड़ा पसंद नहीं है, ओबीसी पसंद नहीं है, दलित पसंद नहीं है, आदिवासी पसंद नहीं है, वही प्रधानमंत्री जब जाति जनगणना के आंकड़े आ गए और जब उनकी राजनीति खराब हो रही है तो वो आज कह रहे थे कि मेरे लिए तो जात पात कुछ नहीं है, मैं तो गरीबों को मानता हूं बस। वो वीडियो भी दिखाऊंगा, साथ ये भी दिखाऊंगा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिसको वो सबसे बड़ा परिवारवादी पार्टी कह रहे थे जेडीएस, अब वो उनके गठबंधन में है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदा देखते हैं, उनका कोई एथिक्स नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोग अपने नाते रिश्तेदार दोस्त सबसे लड़ बैठते हैं, उनको कम से कम देखना चाहिए कि वो एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल आदमी है, नेता हैं, जो किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा ही क्यों ना हो, चाहे उसकी कीमत लोकतंत्र ही क्यों ना हो, चाहे उसकी कीमत मीडिया ही क्यों ना हो, चाहे उसकी कीमत लॉकडाउन हो, नोटबंदी हो, कुछ भी हो। कुछ वीडियोज मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद पता चल जाएगा। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कास्ट सेंसस पर बैकफुट पर हैं और अब वो अपनी भाषा बदलने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो खुद को पिछड़ा और एससी एसटी ओबीसी का हिमायती कह रहे हैं। और अब जब जाति जनगणना जारी हो गई है तो वो कह रहे हैं कि हमको जात पात में नहीं बंटना है, हम तो सिर्फ गरीबों के ध्यान रखते हैं। ये भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात, आज कुछ पत्रकारों के यहां रेड हुई, उनसे पूछताछ हुई, बाद में उनको जाने दिया गया है, जिसमें उर्मिलेश हैं, अभिसार शर्मा हैं, परंजय गुहा ठाकुर हैं। लेकिन परंजय गुहा ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो मनु मीडिया के सामने। सोचिए, किसी को इतना मत डराइए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। उर्मिलेश ने तो कुछ नहीं बोला, अभिसार शर्मा ने अपने घर जाकर ट्वीट किया कि मैं सरकार से सवाल पूछता रहूंगा, लेकिन परंजय गुहा ठाकुर ने कैमरे पर ही, सोचिए मैं इसलिए कह रहा हूं, परंजय गुहा ठाकुर ने कैमरे पर ही 2 शब्दों में पूरी मीडिया की हकीकत बयां कर दी। मैं चाहता हूं उसको सुनिए। पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है, और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है, और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है, और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। आप इसका मर्म समझिए, किस तरह से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, अभी एक लड़का मुझे हरियाणा से फोन कर रहा है और वो छूटते मुझे कहता है कि तुम देशद्रोही हो, तुम्हारे चैनल पर जो भी मोदी के खिलाफ बोलते हैं वो देशद्रोही है। मैंने कहा क्यों भाई, तुम कोर्ट हो, कचहरी हो, तुम कैसे तय करते हो कि मैं देशद्रोही हूं? तो उसने बकायदा कहा, वो राणा नाम है उसका, कि नहीं तुम इसलिए देशद्रोही हो क्योंकि तुम मोदी जी से सवाल पूछते हो। मैंने कहा मोदी जी देश तो नहीं है, मोदी जी का विरोध, देश का विरोध कैसे हो गया? मैंने कहा मनमोहन सिंह क्या थे, तो वो अच्छे नहीं थे। मतलब हद है, इस देश के तमाम प्रधानमंत्रियों से सवाल पूछा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछेंगे तो उनके समर्थक बुरा मान जाते हैं। इस तरह से इसी को कहते हैं भक्त। इस देश में अब तक यह होता था कि लोग सरकार से सवाल पूछते थे,
जहां सरकार गलत होती थी लोग उससे उस सवाल का पूछते थे, जनता सवाल पूछती थी। निर्भया का मामला हुआ था, जनता सड़कों पर थी, तब कोई नहीं कहा। और ऐसा था कि कोई किसी पार्टी का समर्थक भी होता था तो वो कम से कम खुलकर नहीं कहता था कि ये गलत हो रहा है। कुछ लोग तब भी होंगे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको थोड़ा बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसी देश में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होता था वो भी चुप्पी साध लेता था। एमएलए, एमपी, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी चुप्पी साध लेते थे। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि एक भक्तों की जमात है, और वो जमात की पहचान मैं बताना नहीं चाहता हूं, इतना खतरनाक है कि जैसे ही आप प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, जैसे ही सरकार से सवाल पूछेंगे, सरकार पर सवाल उठाएंगे, वो आपको देशद्रोही कह देंगे। जैसे वही हाई कोर्ट है, वही सुप्रीम कोर्ट है, और इस मामले में कई लोग जेल में हैं। तो सरकार से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं होता है। ये देश तब भी रहेगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये देश तब भी था जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। देश के साथ खड़ा होना होता है। पर सरकार से जो सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब उसको देश की चिंता है, उसको इस देश के नागरिकों की चिंता है। वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। राजा से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता। ये तो राजा महाराजा के दौर में होता था। राजा अपने आप को ईश्वर का अवतार कहता था, राजा अपने आप को देश कहता था। राजा से, लोकतंत्र में राजा नहीं होता है देश, जनता देश होती है। सरकार से सवाल पूछना मतलब आप जनता के हितैषी हैं, आप देश के हितैषी हैं, आप देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं। अरे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, नरेंद्र मोदी उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, वो भारत के एक प्रधानमंत्री हैं, वो देश नहीं हैं। और प्रधानमंत्री जनता के प्रति जवाबदेह होता है। और इस देश में मीडिया, जुडिशरी, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये सब उस लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। और मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का, मतलब जनता के हितों की रक्षा करना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार के अच्छे कामों को नहीं दिखाना, जो काम सरकार नहीं कर रही है, जो गलत कर रही है, उसको बताना। पत्रकार का मतलब होता है जो सरकार छुपाए उसको पत्रकार दिखाए, और जो सरकार बताए उससे पत्रकार सवाल पूछे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, वीडियो खुद प्रधानमंत्री। कर्नाटका में एक पार्टी जेडीएस भी है। ये पार्टी भी पूरी तरह से एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। इस पार्टी के बड़े चेहरे अपनी सारी ताकत अपने परिवार को बसाने में ही खर्च कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी ज्यादातर हेडलाइन यही होती है कि परिवार के किस सदस्य का पलड़ा भारी है। सोचिए, ये जेडीएस को लेकर प्रधानमंत्री का कर्नाटक के चुनाव के समय का बयान है, और ये जेडीएस अब गठबंधन में है। सोचिए कि एनसीपी को लेकर प्रधानमंत्री ने इसी तरह का बयान दिया था, और वो उसके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम है। तो जो भी लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी गलत कर रहे हैं, ये राजनीति है। राजनीति में लोग अपनी सरकार बनाते हैं, जोड़ तोड़ होता है, गठबंधन होता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बात उनके लिए कह रहा हूं जो भक्त है, जो अंधभक्त है, जो मोदी को राष्ट्र मानते हैं, जो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देश मानते हैं। उन भक्तों से पूछिए कि जिसको प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी कहते हैं, कल उसको गला लगा लेते हैं तो क्या करोगे? तो अंधभक्त उससे भी आगे हैं। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे अजित पवार भ्रष्टाचारी थे जब तक गठबंधन में नहीं थे, अब गठबंधन में आ गए तो डिप्टी सीएम है। जेडीएस भ्रष्टाचारी थी, परिवारवादी थी, गठबंधन में नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आरजेडी भी कल कहे ना, इस देश में जितने जो लोग हैं मोदी भक्त, ज्यादातर वो सब दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गाली देते हैं। उनके लालू यादव चोर है, मुलायम सिंह चोर है, मायावती जी भ्रष्ट हैं। और आज मोदी गठबंधन कर ले इन लोगों से तो सब ठीक हो जाएंगे, बोलना बंद। मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि जो
सपा बसपा आरजेडी जेडीयू के जो समर्थक हैं वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं। ये लोग इसलिए गठबंधन भी नहीं कर सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी भी मैच नहीं करते हैं। तो कल्पना कीजिए इस दो लाइन में सोचिए, परंजय गुहा ठाकुर के इस तंज को समझिए। परंजय गुहा ठाकुर की नौकरी चली गई, उनको नौकरी से निकलवा दिया गया, एक किताब लिखने पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाया गया। ये सब कुछ चल रहा है। लगातार इस देश में जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हों, पत्रकार हों, जेल में डाला जाता है। और आप अगर आज ताली बजा रहे हैं तो कल आपकी बारी आएगी। आप कल्पना कीजिए, दो ही चीज होगा, आप अगर सरकार के अंधभक्त बन जाएंगे तो कल आपके खिलाफ जब कुछ होगा तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, या अगर सरकार बदल गई और आपके साथ वही व्यवहार होने लगा तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अमर हो जाए, अमर होके आए हैं, अमरत्व की प्राप्ति है। वो जब तक रहेंगे तभी तक देश रहेगा, देश तब भी रहेगा जब वो नहीं रहेंगे। वो एक प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और उनसे सवाल करना जनता का हक है। जैसे आप मनमोहन सिंह से सवाल करते थे, जैसे आप देवगौड़ा से सवाल करते थे, जैसे आप नरसिम्हा राव से सवाल करते थे, जैसे आप वाजपेयी से सवाल करते थे, जैसे आप इंदिरा नेहरू से सवाल करते थे, जैसे आप बीपी सिंह को आज भी गाली देते हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। और एक और बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि जाति जनगणना को लेकर झारखंड सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला किया है। जल्द ही कैबिनेट में पास होने के बाद विधानसभा में पारित करके जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। यूपी में बीजेपी सरकार पिछले वर्ग के सहारे सत्ता में है। यूपी में जाति जनगणना कब होगी? यूपी में सीएम समेत केंद्र सरकार सवर्णों के, सोचिए, योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया कि हम जाति जनगणना नहीं करवाएंगे। कौन लोग जाति जनगणना के पीछे हैं उनको, उनके बारे में बता दो। जिनकी जनसंख्या कम है ना और ज्यादा मलाई खा के बैठे हुए हैं, वही कह रहे हैं कि जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से पत्रकारों के यहां रेड पड़ी है उसको लेकर लिखा है, छापे हारती हुई भाजपा की निशानी है। ये उन्होंने तंज किया, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अभिषेक शर्मा ने एक ट्वीट किया है कि मैं सवाल उठाता रहूंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान आया है। जाति गणना और ओबीसी मंत्रालय का गठन जल्द हो। मुझे लगता है कि उन्होंने हवा का रूप भांप लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, बहुजन समाज के दर्द को समझती हैं। और 2024 नरेंद्र मोदी के लिए इतना मुश्किल तो नहीं होने वाला है कि आप चिंता नहीं कीजिए। इतनी मुश्किल होने वाली है क्योंकि जाति जनगणना का विरोध उनको अलग थलग कर देगा। आप SC ST OBC 85-90% लोगों के खिलाफ जाकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके साथ मीडिया हो जाए, जुडिशियरी हो जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जाए, पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा हो जाए, आप नहीं कर सकते हैं राजनीति। क्योंकि धीरे धीरे आप देख लीजिएगा, 2004 राज्यों का चुनाव होने दीजिए, उसके बाद जितने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, ओबीसी वाली पार्टियां हैं, वो क्या मुंह दिखाएंगे अपने समाज को। बिहार ने सबको रास्ता दिखा दिया है कि 10% लोग इस देश के जुडिशियरी, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और ये और नहीं चलेगा। अब दिखाता हूं प्रधानमंत्री का एक और भाषण, ये सुनिए। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। अब सुनिए आता हूं, देखिए ये कह रहे हैं ना SC ST OBC की बात करना जात पात की बात है। अब ये सुनिए, इसी प्रधानमंत्री का इसी कई दिनों के अंदर की भाषा, ये सुनिए।
मेरे परिवारजनों, ये सुनिए। मोदी से कांग्रेस की ये नफरत इसलिए है क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि पिछड़े समाज से आया हुआ इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। उनका तो आरक्षण था पीएम की कुर्सी पे, इसलिए वो मोदी के बहाने पूरे पिछड़े समाज को गाली देने से नहीं चूकते। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस समाज को गाली भी देंगे तो कुछ नहीं होगा। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी से कांग्रेस नफरत करती है, कोर्ट सजा देती है, ओबीसी को गाली देने के लिए सजा देती है, फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। ओबीसी के लिए कितनी नफरत होगी इसका ये उदाहरण है। केंद्र में भाजपा सरकार बनी तो दलित समाज से श्री रामनाथ कोविंद जी को हमने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। अब सोचिए, ये प्रधानमंत्री का भाषण है कुछ दिन पहले का। तब तक कांग्रेस ने ओबीसी एजेंडा को हाथ नहीं लगाया था। जैसे ही कांग्रेस ने ओबीसी एजेंडा को हाथ लगा दिया, आप सोचिए नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई। ये आज का वीडियो है, सुनिए। परिवारजनों, मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। आप सुन लिए, जो आदमी 10 दिन पहले तक SC ST OBC की बात कर रहा था, जाति जनगणना आते ही ये सीधे यूटर्न मारते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब जनता क्या कह रही है वो भी सुनिए। जनता जो कह रही है, 10 लाख लोग मैदान में आए थे, वो सुनिए इस सरकार के लेकर क्या कह रही है। ये देखिए। ये 10 लाख लोग दिल्ली आए थे और उन्होंने कहा कि NPS मतलब न्यू जो पॉलिसी है इनकी, आपको बता दें कि पेंशन NPS न्यू पेंशन पॉलिसी वो नहीं चलेंगे, निजीकरण नहीं चलेगा। और ये देखिए एक डॉक्टर हैं बहुजन समाज के, उन्होंने क्या कहा। न आदिवासी आएंगे, न अल्पसंख्यक आएंगे, न कोई पिछड़ा आएगा। तो ये सवर्ण महिला आरक्षण बिल है, न कि महिला आरक्षण बिल। इस देश का कोई भी व्यक्ति या पूरे समाज का कोई भी व्यक्ति या पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति महिला विरोधी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जो देश के 85% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ही न करता हो, तो वो महिला आरक्षण बिल नहीं होकर एक जातिगत आरक्षण बिल हो जाता है। इसलिए 85% महिलाओं को का प्रतिनिधित्व नहीं देने वाले इस बिल का हम लोग घोर विरोध करते हैं और इस बिल को आज पार कर इसकी प्रति का हम विरोध करते हैं। सोचिए, BHU में डॉक्टर हैं, कार्डियो के डॉक्टर हैं, और जब समाज पर इस तरह के नौबत आए तो आपको घरों से निकलना होगा, बात करना होगा, रिस्क उठाने पड़ेंगे। समाज के हक अधिकार की बात है। बाबा साहब ने नहीं लड़ा होता तो ये अधिकार नहीं मिला होता। ये डॉक्टर हैं इतने बड़े और इन्होंने बिल फाड़ा है। तो सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। वो देश नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, राजनीति उनका काम है। उनको उनकी वजह से आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप लोग गाली गलौज मारपीट क्या नहीं करते हैं। और आज एक और सोशल मीडिया पर वायरल है, बिहार में एक पुलिस अधिकारी किस तरह से
एक धर्म विशेष के लोगों के साथ खड़ा होकर नारेबाजी करता है और वहां कुछ इस तरह के हालात हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं सोशल मीडिया पर जो वायरल है। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जाति जनगणना ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अगर कांग्रेस ईमानदार है तो राजस्थान में उसकी सरकार है अभी चुनाव आयोग, अभी आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार है, कराए जाति जनगणना जैसे बिहार ने किया है। सरकार को कराना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म की राजनीति का एक ही काट है, सोशल जस्टिस। इस देश के 90% लोगों को गरीब लाचार रख के आप किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। और एक खबर बिहार से है, बिहार पुलिस का ये रवैया जो है वो बिल्कुल गोपालगंज का है, बर्दाश्त के लायक नहीं है। पुलिस पदाधिकारी हथुआ आप सभी से विनती करता हूं कि अपने जुलूस को तरीके से ले चलिए। तो ये हथुआ के डीएसपी हैं जो खुद ऐलान कर रहे हैं, ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ले चलिए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखिए, उससे पहले या उसके जो बाद हुआ वो देखिए। अल्पसंख्यक समाज के तमाम इदारों पर हमले किए गए हैं। तो सोचिए इस तरह के हालात हैं और ये सब बिहार में हो रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे बड़ी खबर है, झारखंड सरकार ने भी लगभग फैसला कर लिया है कि वो जाति जनगणना कराएंगे। और ये अगर कांग्रेस सचमुच इतना ईमानदार है तो वो जिन जिन राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, कर्नाटक में वो करवा सकती है। आज आप लोगों के साथ सरकार के लिए अभी महत्वपूर्ण दिन है। सरकार के पास जो पदाधिकारी, तो ये बड़ी खबर आ रही है, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है कि झारखंड में जाति जनगणना की बात शुरू हो गई है और हो सकता है कि जल्द ही जाति जनगणना का वहां फैसला लिया जा सके। दिलीप मंडल ने ये ट्वीट किया है, उसके बाद से लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं। मैं वो आपको ट्वीट्स पढ़ के बिल्कुल सुनाऊंगा कि सोचिए किस तरह से जाति जनगणना एक बड़ा मसला है और देर सवेर ही सही सारे लोग जाति जनगणना के पक्ष में आना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के 90% लोगों को आप उनके खिलाफ। यहाँ किसके बारे में बात आजकल तो सोशल मीडिया पर तमाम ये खबरें जारी है और तमाम लोग जो हैं वो जाति जनगणना के पक्ष में बात कर रहे हैं। सवाल है, एक और धमाका, झारखंड सरकार जाति जनगणना कराएगी, विधानसभा के इसी सत्र में पारित होगा प्रस्ताव। शुक्रिया हेमंत सोरेन जेएमएम। ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। और आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इस देश की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करते हैं। इस देश का संविधान, इस देश की सेना, इस देश की एकता हमारे लिए प्रमुख है और सरकार से सवाल करना हर नागरिक का कर्तव्य है और अधिकार भी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।